हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ रेजोल्यूशन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में गैमेटोजेनेसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस किया था। इस बार हम लोग oogenesis डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं मेडिकल एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। तो मेरा जो लेक्चर प्रोवाइड करने का जो सबसे बड़ा पर्पस है, जो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जितने भी लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ये आपका लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर होता है। कोई भी चीज हम आपको पहले से बना करके नहीं रखते हैं। जो भी चीजें हैं आप डायरेक्ट सीख सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। तो काइंडली इसको कैच करने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी है तो आप इसको डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करेंगे, क्लास आईडी है हमारे पास, हम वो प्रोवाइड करेंगे। हम आपसे थोड़ा सा समय लेंगे और आपको इस चीज को पूरी डिटेल में अच्छे तरीके से समझा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है oogenesis। क्या पढ़ना है? oogenesis पढ़ना है, ठीक है। तो ये oogenesis होता क्या है? तो सबसे पहले ध्यान में रखिए oogenesis है फॉर्मेशन ऑफ ओवा और एग। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ओवा और एग इन फीमेल। क्योंकि हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो ध्यान में रखना है फीमेल, यानी कि ह्यूमन फीमेल प्राइमेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। oogenesis जो है ये आपका एक कंप्लीट प्रोसेस है। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, तब आप इससे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, टफ नहीं होते बट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप उसको चूंकि समझे हुए नहीं रहते हैं, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। oogenesis सिंपली आपका फॉर्मेशन ऑफ ओवा या एग है, इसमें फीमेल, ठीक है ना। आगे इसमें देखते हैं क्या कि हम लोग चूंकि पढ़े थे कि ओवा और एग ये आपका क्या है, ये आपका है गैमेट। क्या है? गैमेट है आपका, ठीक है। और कोई भी गैमेट का नेचर होता है हैप्लॉइड। क्या होता है? हैप्लॉइड। इसमें क्रोमोसोम कितना होगा? 23 क्रोमोसोम होगा, 23 क्रोमोसोम। साथ ही हम ये भी पढ़े थे कि कोई भी गैमेट किसी ना किसी गैमेट मदर सेल से बनता है। तो चूंकि ओवा या एग ये भी एक गैमेट है, तो इसका गैमेट मदर सेल कौन सा है? ठीक है, तो गैमेट मदर सेल इसका आपका है ऊगोनिया। क्या है? ऊगोनिया। ध्यान रखेंगे गैमेट मदर सेल आपका क्या है? गैमेट मदर सेल आपका है ऊगोनिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गैमेट मदर सेल इज ऊगोनिया, ठीक है। तो ये जो ऊगोनिया होता है, क्योंकि गैमेट मदर सेल है, हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे, जो गैमेट मदर सेल होगा ना वो आपका डिप्लॉइड होगा, यानी इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? 46 होंगे, ठीक है ना। कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 होंगे। अब जो अगला इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है कि oogenesis भी 3 स्टेप में पूरा होता है, ठीक है ना। 3 फेजेस में बटा हुआ रहता है। जो आपका पहला फेज है oogenesis का, वो है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज। जो आपका दूसरा फेज है oogenesis का, वो है आपका ग्रोथ फेज। क्या है? ग्रोथ फेज, ठीक है। और जो आपका तीसरा फेज है वो आपका कौन सा फेज है? वो आपका मैच्योरिटी का फेज है, या मैच्योरेशन फेज आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। मैच्योरेशन फेज कह सकते हैं आसानी से, कहीं कोई परेशानी नहीं। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओवा या एग फीमेल क्या कहलाता है? oogenesis कहलाता है। ओवा या एक गैमेट है जिसका नेचर हैप्लॉइड होता है और उसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम, ठीक। हर गैमेट जो आपका हैप्लॉइड होता है वो किसी ना किसी गैमेट मदर सेल से बनता है। जैसे आप पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि स्पर्म जो कि आपका मेल गैमेट है वो किस मदर सेल से बना था? स्पर्मेटोगोनिया से बना था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे ही ओवा जो आपका फीमेल गैमेट है ये किस मदर सेल से बना है? oogonia से बना है, ठीक है। तो ये जो पूरा स्टेप है oogenesis, ये
तीन फेज में बटा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरिटी या मैच्योरेशन फेज, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये तीन फेज में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हम आपको लिखा रहे हैं असेंबल करके, ध्यान रखिएगा, अपने कॉपी में एकदम नोट डाउन कीजिएगा, आपको काम देगा। और इस डेटा को आप कहीं से भी अगर मैच कराएंगे, किसी भी अच्छे डेटा से आप इसको अगर फॉलो करने की कोशिश करेंगे, या कहीं किसी मटेरियल से जिसपे आप लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, अगर उससे मैच कराने की कोशिश करेंगे तो ये आपको 99% मैच करता हुआ दिखाई देगा। कहीं कोई परेशानी नहीं है, आप आसानी से इससे नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। चलिए फिर बताते हैं इसको। अब देखते हैं क्या है oogenesis प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो पहले हम आपको शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है, शॉर्टकट इसका ऊगोनिया, जिसमें कि होते हैं 46 क्रोमोसोम, ऊगोनिया जिसमें कि होते हैं 46 क्रोमोसोम, ये डेवलप करता है, ठीक है, ये डेवलप करता है किसमें, बहुत आसान है, जैसे पहले पढ़े थे, प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte में डेवलप करता है। तो ये डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान जो ये डिवीजन लेता है, वो डिवीजन है आपका माइटोसिस। और जैसा कि हम बताए थे कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सेम होता है। तो यहां पर क्रोमोसोम कितना होगा, 46। हम क्रोमोसोम हमेशा साथ में लिख रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी कभी ना हो, ठीक है। अब ये प्राइमरी oocyte क्योंकि ये डिप्लॉइड होता है, अब इसमें स्टार्ट होता है क्या, मेयोसिस, ठीक है ना। तो मेयोसिस जैसा कि हम बताए थे दो फेज में पूरा होता है, मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2, यानी कि मेयोसिस 1 मेयोसिस 2 होमोटिपिक एंड हेटेरोटिपिक। तो प्राइमरी oocyte में जैसे ही मेयोसिस 1 होता है, ठीक है, आपको क्या बनेगा, यहां पर आपको यहां बनेगा सेकेंडरी oocyte। क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte आपका बनेगा। मेयोसिस 1 होने के बाद क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा हाफ, यानी कि सेकेंडरी oocyte में कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे, सेकेंडरी oocyte में आपके 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसमें फिर होगा मेयोसिस 2, ठीक है, इसमें फिर होगा मेयोसिस 2, और इस मेयोसिस 2 के पूरा होते ही ये सेकेंडरी oocyte आपका किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, ऊटिड में या ओवा या एग में, सब एक ही नाम। क्रोमोसोम कितने हो गए, 23 क्रोमोसोम कितने हो गए, 23, ध्यान रखिएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ऊटिड, ओवा या एग में। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, एक बार इसको फिर से लिख देते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऊटिड, और यू कैन से ओवा, और यू कैन से एग, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब ये मामला है कि आपने सर बताया कि यहाँ पर मेयोसिस 2 होता है, मेयोसिस 1 होता है, तो कैसे ये डिफरेंट है, क्या है मामला यहाँ पर। तो याद रखिएगा, oogenesis के दौरान जब भी मेयोसिस होता है, जब भी मेयोसिस होता है, एक एक्स्ट्रा सेल्स बनते हैं, मेयोटिक प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं पोलर बॉडी। क्या कहते हैं, पोलर बॉडी, ठीक है। तो डायग्राम में तो हम लोग बना देते हैं पोलर बॉडी बना, हर मेयोसिस के बाद एक पोलर बॉडी आपको बनता हुआ दिखाई देगा oogenesis में, इसका हम लोग जिक्र भी कर देते हैं। लेकिन पोलर बॉडी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता है, ठीक है, कि पोलर बॉडी क्या है। और आपको नीट में क्वेश्चन यही से अराइज होता है कि पोलर बॉडी क्या है, पोलर बॉडी, ठीक। तो सबसे पहला बात जो ध्यान आपको रखना है कि पोलर बॉडी आपका है क्या। तो पोलर बॉडी भी आपका सेल, ठीक है ना, क्या है, सेल। सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी, पोलर बॉडी भी आपका क्या है, सेल। यहाँ पर चूंकि राइटिंग थोड़ा छोटा हो सकता है क्योंकि यहाँ एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पोलर बॉडी भी आपका सेल। अब इससे पूछेगा कि कैसा सेल, तो ये पोलर बॉडी जो है ये हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि एन। अब अगर कोई पूछे कि पोलर बॉडी में क्रोमोसोम कितने हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको लगेगा कि ये तो हम पढ़े नहीं, पोलर बॉडी में क्रोमोसोम कितने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पोलर बॉडी में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23। कितने क्रोमोसोम होते हैं पोलर बॉडी में, 23 क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि ये मेयोसिस से बन रहा है तो ऑब्वियस बात है इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे, 23। ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है ना, ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है,
डू नॉट पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये हैप्लॉइड सेल्स तो होते हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं फर्टिलाइजेशन। दूसरा, जो अगर इसकी मॉर्फोलॉजी से कोई क्वेश्चन आ गया तो ध्यान रखिएगा कि ये पोलर बॉडीज जो होते हैं, इन पोलर बॉडी का साइज जो होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनका साइज स्मॉल होगा। इसीलिए जब आप अपने एनसीईआरटी किताब को देखेंगे तो आप देखेंगे ना कि पोलर बॉडी जो बनाया गया होगा वो थोड़ा छोटा छोटा बनाया गया होगा, ठीक है। पोलर बॉडी छोटे साइज में बनाया गया होगा, बाकी ये जो सेल्स है ये थोड़े बड़े साइज में बनाए गए होंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक बात है। ऐसे डायग्राम को समझा दिया जाता है कि बेसिक डायग्राम आपका कुछ इसी तरीके का पूरा होता है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हाँ हमको क्या क्या सीखना है, कहाँ क्या अधूरा रह जाता है, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको सीखना है कि ये जो oogonia है और प्राइमरी oocyte है, ये कब बनता है? तो ध्यान रखिएगा, oogonia और प्राइमरी oocyte ये बच्चे के जन्म से पहले ही बनके तैयार हो जाता है। oogonia और प्राइमरी oocyte जो है ये आपका बच्चे के जन्म से पहले ही बनके तैयार हो जाता है, यानी कि ये चीजें आपको फीटल लाइफ में ही दिखेगा, ठीक है। फीटल लाइफ में ही दिखेगा, यानी कि बच्चा जब मां के पेट के अंदर होता है तभी आपको उसके ओवरी में, यानी उस लड़की के ओवरी में oogonia और प्राइमरी oocyte बन चुका होगा। यानी इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि ए फीमेल इज born with several million thousand of oogonia, no more oogonia is added after birth। कोई भी oogonia बर्थ के बाद ऐड नहीं होगा, जो भी oogonia होगा वो लेकर के ही पैदा होंगे, ठीक है ना। तो फीटल लाइफ में oogonia और प्राइमरी oocyte का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब फीटल लाइफ में oogonia और प्राइमरी oocyte का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके बाद बर्थ के बाद क्या होता है? बर्थ के बाद जो है ये होता है, यानी जब आप बच्चे का जन्म हो जाएगा, किसी लड़की का जन्म हो जाएगा तो उस दौरान क्या होगा, प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। प्राइमरी oocyte में प्राइमरी oocyte इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा और वो वहां पर रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए। और जैसे ही पबर्टी स्टार्ट होता है ये सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि आफ्टर पबर्टी। तो आफ्टर पबर्टी क्या होता है, सेकेंडरी oocyte जो है ये इसमें कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। सेकेंडरी जो oocyte है ये आपका कन्वर्ट करना स्टार्ट हो जाता है ओवा या एग में, यानी कि 14 इयर्स के बाद सेकेंडरी oocyte आपका किस में कन्वर्ट कर जाता है, ये कन्वर्ट कर जाता है ओवा या एग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखना है कि सेकेंडरी oocyte से ओवा या एग में कन्वर्ट करने का काम आपका कब होता है, ये आपका काम होता है आफ्टर पबर्टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये अभी हम एक समरी टाइप का बताए, छोटा सा इलस्ट्रेशन आपको दिए, ये थोड़ा बड़ा है, मतलब और थोड़ा डिटेल में इसको आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा डिटेल में आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत आसान है। अब आसान लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। oogonia माइटोसिस के थ्रू आपका बनाया क्या, प्राइमरी oocyte जिसमें कि 46 क्रोमोसोम है। अब इसमें मियोसिस होगा, सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte में मियोसिस फिर होगा, मियोसिस 2 बनेगा ओटिड या एग। जितनी बार मियोसिस होगा पोलर बॉडीज बनेगा। पोलर बॉडी आपका हैप्लॉइड होता है, यानी कि अगर कभी एमसीक्यू आ जाए कि पोलर बॉडी में क्रोमोसोम कितने होते हैं तो वो 23 होते हैं, ठीक है ना। दूसरा कि पोलर बॉडी फर्टिलाइजेशन करेगा क्या, नहीं, इट डू नॉट पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि पोलर बॉडी कभी भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट आपका नहीं करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि पोलर बॉडी कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है फर्टिलाइजेशन। और दूसरा, हम लोग जो डायग्राम में बना देते हैं, जो आपका oogenesis का डायग्राम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, उसमें भी आप देखिएगा कि पोलर बॉडी का साइज छोटा छोटा बनेगा। वो जो छोटा साइज बनाया है वो डायग्राम दिखने में सुंदर लगे इसलिए नहीं बनाया है, उसका साइज एक्चुअल में छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। अब आपको इसको डायग्राम बेसिस पर मैं बता रहा हूं कि डायग्राम बेसिस पर किस तरीके से ये क्वेश्चन आता है।
ये आपका ऊगोनिया है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ऊगोनिया है। ये पहले गुजरता है मल्टीप्लिकेशन फेज से, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज से गुजरेगा और इसका नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है, नंबर इंक्रीज किया और मल्टीप्लाई किया। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी बार मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है ना, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। आप 2 बार ही मल्टीप्लाई एक ही बार करा दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो ये जो मल्टीप्लाई किया तो इसका नंबर इंक्रीज किया, ये है आपका ऊगोनिया। तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है क्यों, नंबर इंक्रीज करने के लिए। फेज कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन फेज। कौन सा फेज है, मल्टीप्लिकेशन फेज। ध्यान रखिए, मल्टीप्लिकेशन फेज में जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई करता है तो डिवीजन क्या लेता है, डिवीजन लेता है माइटोसिस, ठीक। अब इसमें से जो ऊगोनिया होता है उनमें से कोई एक एक्टिव ऊगोनिया, कोई एक एक्टिव ऊगोनिया ये साइज में इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, ये क्या हुआ, साइज में इंक्रीज कर दिया, ग्रोथ फेज, ठीक है, क्योंकि साइज में इंक्रीज करना क्या है आपका, ग्रोथ फेज होता है, ठीक है, ग्रोथ फेज होता है, ठीक ना। अब देखिए, अब ये क्या बन गया, नाउ दिस इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte, जो आपका क्या होगा, एज यूजुअल बताए थे, ऊगोनिया 2n होता है 46 क्रोमोसोम, प्राइमरी oocyte 2n होता है 46 क्रोमोसोम। अब इसमें क्या होगा भाई, अब ये डिवीजन लेगा, ठीक है, कौन सा डिवीजन लेगा, अब ये डिवीजन लेगा मियोसिस 1, क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte को भी हम डायग्राम से ही दिखा देते हैं। अब ये क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा, तो हम दिखाए कि मियोसिस 1 से ये क्या बना है, सेकेंडरी oocyte बना, ठीक है। मियोसिस 1 में 2 सेल बनते हैं, ये सब चीज आप बताने का नहीं है, ये खुद में समझ लेना है। मियोसिस 1 से 2 सेल बनते हैं, ये आपका क्या हुआ, ये हुआ सेकेंडरी oocyte, ठीक है। इस सेकेंडरी oocyte के बनने के साथ ही आपको साइड से बनता हुआ दिखेगा एक पोलर बॉडी, क्या दिखेगा, पोलर बॉडी। तो यहां ध्यान रखना है, दिस इज योर पोलर बॉडी, जो कि आपका होता है एन, कैसा होता है एन, और सेकेंडरी oocyte कैसा होगा आपका एन। क्लियर रखना, एकदम चीजों को क्रिस्टल क्लियर रखना है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आगे ना हो। अब ये सेकेंडरी oocyte, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर रहे हैं कैमरा को, ध्यान देंगे। अब ये सेकेंडरी oocyte फिर मियोसिस 2 लेता है, और ये क्या बनाता है, ऊटिड या ओवा। इस दौरान फिर एक पोलर बॉडी बनेगा, तो टोटल पोलर बॉडी कितने बनते हैं, तो टोटल पोलर बॉडी आपके 2 बनते हैं। ध्यान रखिए, टोटल पोलर बॉडी आपके 2 बनते हैं। कैमरा को नीचे कर देते हैं, आप आसानी से इस चीज को देख पाएंगे। टोटल पोलर बॉडी आपके कितने बने, 2 पोलर बॉडी बने, ठीक है। टोटल कितने पोलर बॉडी बन गए आपके, 2 पोलर बॉडी बन गए। तो जब जब मियोसिस होगा, एक पोलर बॉडी बनेगा। तो मियोसिस हो रहा है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, तो 2 पोलर बॉडी बन गए, ठीक है। इनका फर्टिलाइजेशन में कोई रोल नहीं है, ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। तो इस तरह की चीजों को आपको दिखाया गया है आपके एनसीईआरटी किताब में, ठीक है। अब हम अगर इसमें उम्र की बात करेंगे, तो उम्र में भी देख लीजिए, आपको फेज भी दिख रहा है, फेज से लीजिए, हम लिख देते हैं, ये आपका कौन सा फेज है, ये आपका मैच्योरेशन फेज है। कौन सा फेज है, ये मैच्योरेशन फेज है, यानी मैच्योरिटी का समय, ठीक। क्रिस्टल क्लियर है बात, ये आपका मैच्योरेशन फेज है, क्रिस्टल क्लियर बात रखना है। अब अगर एज देखेंगे तो हम बताएं, जो भी लड़की है, किसी भी लड़की का अगर जन्म हो रहा है, तो वो लड़की ऊगोनिया लेकर के ही पैदा होती है। तो जन्म से पहले किसी भी लड़की में आपको ऊगोनिया बाय डिफॉल्ट दिखेगा, ठीक है। ये फीटल लाइफ है,
जन्म लेने के बाद एक भी उगोनिया ऐड नहीं होता है, ये एकदम दिमाग में घुसा लीजिएगा। जन्म लेने के बाद एक भी उगोनिया ऐड, जो लेके अगर वो 500 लेके आएगी तो 500 एक बनेगा आगे चल के, उससे ज्यादा नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। जो भी वो लेके आएगी, जन्म होगा माँ के पेट में, उसके ओवरी में जो उगोनिया बन जाएगा वो बन गया, ठीक है। अब मामला क्या है कि अब यहां के बाद जितना भी प्रोसेस है वो आफ्टर बर्थ का, आफ्टर बर्थ। इसमें हम आपको अभी जस्ट बताएं कि ये वाला जो मामला है यहां से यहां तक, ये मामला आपका कहां चलता है, ये मामला आपका चलता है 14 इयर्स के बाद, जब पबर्टी आती है। अब ये पबर्टी का एज भी वेरिएबल है, ठीक है ना। और ये वाला जो मामला है ये आपका कौन सा, जुवेनाइल फेज, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज आने के पहले, जन्म के बाद ये चलता है, यानी कि 1 to 13 इयर्स तक ये मामला आपका चलेगा। तो आई होप आपको ये चीज अब बेस्ट समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसको आप लोग लिख लेंगे, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। कहीं इस जगह पर कोई दिक्कत, हाँ अब हम बता देते हैं इस जगह में आपको कहाँ दिक्कत आ रही होगी, कहाँ परेशानी हो रही होगी, तो ये हम आपको भी जस्ट बता देते हैं, ठीक है। तो हमको लगता है कि एक लेक्चर पहले हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिटेल में समझाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर भी साथ साथ ही आ जाएगा, बट कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। आप इसको पहले आसानी से ग्रास्प कीजिए, क्योंकि अगर हम उसको अभी इंक्लूड करेंगे तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो जाए। तो चूंकि यहाँ पर कोई भी प्रोफेशनल बात नहीं हो रही है, बात क्लियर रखिएगा, कोई प्रोफेशनल बात नहीं हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्मार्ट क्लास है ये वो। जितना प्रैक्टिकली आप चीजों को देखेंगे, जितना आप अपने तरीके से चीजों को समझेंगे, उतना ही आपको बेहतर समझ में आएगा, उतना अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। ध्यान रखिएगा, उतना अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, क्योंकि वाइड वैरायटी किसी भी चीज का, आपने सुना होगा कि वाइड वैरायटी जो होती है ना, वो ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस का पावर होता है। इसीलिए ये एकदम लोकली तरीके से समझाया जा रहा है, आराम से, विदाउट प्रोफेशनलिज्म। कहीं कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं, कहीं कोई स्मार्ट क्लास नहीं, ऐसा नहीं कि आपको एकदम जल्द से जल्द समझना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहीं भी इसमें दिक्कत आ जाए, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, मैं आपको क्लास दूंगा। चाहे आप कहीं के स्टूडेंट रहे, किसी भी जगह करें, मैं टाइम निकाल के आपको ये क्लास दूंगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो इसीलिए तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं हो जाता है, आप इसको समझिए, ठीक है। थैंक यू।